कि व्यवस्थित व्यक्तित्व को परिदर्शित करने के उद्देश्य से आप उनकी जयंती पर एकत्रित हुए हैं। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। चिर परिचित व्यक्तित्व, युद्ध के संघर्ष में कौशल, वीरता का अनुपम रूप, एक मानव जीव का क्षत्र का उत्कृष्ट परिचय, इस चरित्र के चरितार्थ के समूह में इतिहास के पन्नों तक सिमट गया। व्यथा और वेदना के संहार में जब महानुभव पवित्र जीव समाज की व्यवस्था को के सूत्रपात में जब अपने जीवन का अभिन्न अंग समस्त जीवन को परिदर्शित करते हुए बलि के रूप में बलिदान दे देते हैं, ऐसे महापुरुष को हम प्रताप कहते हैं। व्यथा और वेदना इस बात की है कि सिर्फ युद्ध के कौशल और योद्धा के स्वरूप में जिस व्यक्तित्व को हम उसकी पहचान तक सीमित कर गए। आपने शुरू में एक बात फरमाई थी कि अपने जीवन काल में 1540 से 1597 तक सिर्फ 15 वर्ष का, 1.5 दशक का कार्यकाल ऐसा था जहां युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने पूर्ण रूप से दिया। लेकिन क्या हम इस बात का स्मरण करें कि उस कार्यकाल के जीवन काल में कितना साहित्य और उन्होंने हमें दिया, कितना मानव चरित्र हमको दिया। आपको सबको स्मरण होना चाहिए कि वो कार्यकाल था, वो कालखंड था जिसमें रहीम भी थे, और वो कालखंड था जिसमें तुलसी भी थी। और महाराणा प्रताप का वो वृत्तांत और अमर सिंह का वो दृष्टांत जिसमें रहीम खान खना, जिसको हम बाद में रहीमदास के नाम से जाने, उनके पत्नी का और उनके बच्चों समेत जब महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी उनको ले आए, और उस वक्त महाराणा प्रताप के जो चरित्र का संपूर्ण समाज के सामने चित्रण हुआ कि उस मेहमान नारी को एक शत्रु की पत्नी होने के उपरांत भी जिस आदर के साथ में, जिस मर्यादा के साथ में उन्हें उन्होंने भेजा, ये वही कालखंड है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस का संरचना कर रही थी। राम की मर्यादा के वंशज के उपरांत भी जिस मर्यादा का श्रोता के रूप में नहीं, अपने अभिनव कृत और कर्म से जिन्होंने जो उजागर किया, शायद इस साहित्य का शोध होना आवश्यक है। आज महाराणा प्रताप के नाम से प्रताप फाउंडेशन इस बात की संपूर्ण रूप से उनके कार्य और उनके कर्म के कार्यकलापों के बारे में विश्लेषण करता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 बहुत बड़े उस वक्त मनस्वी जीव हुए उस कालखंड में। एक थे महाराणा प्रताप, दूसरे थे रहीम दास, और तीसरे थे तुलसीदास। और अगर वो शेरपुरा वाला कालखंड नहीं आता, रहीम के सामने वो वृत्तांत नहीं आता, तो ये रहीम खान खना जो कि सिपा सलाहर था, वो कभी रहीम दास नहीं बनता। और शायद यही उस महान योद्धा का, जिसको हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, एक सबसे बड़ा चरित्र का उत्कृष्ट परिणाम है कि यहाँ युद्ध कौशल में नहीं, साहित्य की नवीन संरचना करने में मर्यादा पुरुषोत्तम की अगर मानस चरित्र का किसी ने प्रतिपादन किया है तो उसका नाम महाराणा प्रताप है। हम नतमस्तक होकर उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि साहित्य के कलम में कभी कभी सत्य के परिभाषा को सत्यापित करने में कमी आ जाती है। और शायद यही विषय है कि जब हम इस बात को स्मरण करें कि जिस रहीम के कलम से श्री कृष्ण के बारे में इतना कुछ लिखा गया, कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा भी उस एकलिंगनाथ और श्रीनाथ के चरणों से मिली। कहीं तो औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा था
और उसके ही पहले उसका पूर्वज, उसी के दादा का सिपह सलार उस कृष्ण की चेतना का स्मरण करते हुए अहिल्या को ढूंढ रहा था। और अहिल्या उद्धार का स्मरण तुलसीदास के विवेचन के अंदर आता है। शायद महाराणा प्रताप के चरित्र का वो सबसे स्वर्णिम अवसर था जब उन्होंने भारत के संस्कृति के चरित्र को सत्यार्थ करने में साहित्य में वो उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। हम सब मिलकर उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये दो ऐसे कालखंड हुए और दो ऐसी शताब्दियां हुई, 14वीं और 15वीं और 16वीं। 15वीं शताब्दी के कालखंड में महाराज शेखा आए और उस वक्त के समकक्ष आए कबीरदास। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के ऊपर कई वृत्तांत हैं, लेकिन कालखंड वो ही है। जब जब युग पुरुष आता है तब तक भारत की संस्कृति के कण में कहीं न कहीं राम का प्रवेश जरूर होता है। इस सत्य और संकल्प परिस्थिति के परीक्षार्थ में आज योद्धा के स्वरूप में भी हम नमन करते हैं। और बल का बुद्धि तो बहुत ने इस्तेमाल करी, लेकिन बुद्धि के बल को इस्तेमाल करने वाला एक ही योद्धा था, उसे हम महाराणा प्रताप कहते हैं। उसको शत शत नमन, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आभार राव साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और विडंबना यह है